पार्ट 28 आवेश की उत्पत्ति। कोलोइडी जो कण है या कोलोइडी विलयन है, उनमें आवेश की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है, उसके बारे में इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट की अगर हम बात करें तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कोलोइडी विलयन के गुणों के बारे में, और कोलोइडी विलयन के गुणों के अंतर्गत हमने विषमांगी प्रकृति के बारे में अध्ययन किया, साथ ही रंग के बारे में अध्ययन किया, अधिशोषण या अवसादन के बारे में बात की, साथ ही ब्राउनी गति के बारे में पढ़ा, और जो प्रकाशिक गुण थे, प्रकाशिक गुणों के अंतर्गत हमने पढ़ा था टिंडल प्रभाव के बारे में, और उसके बाद में हमने पढ़ा था वैद्युत गुण के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने धनावेशित सोल भी पढ़े थे और ऋणावेशित सोल भी पढ़े थे। तो जिन विद्यार्थियों ने इन जो पीछे के जो पार्ट हैं उनका अध्ययन नहीं किया है, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर कोने में यहाँ पे इस साइड में आई बटन दिखाई दे रहा है, उस आई बटन पर क्लिक करके भी जो पीछे के पार्ट हैं आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम आवेश की उत्पत्ति, यानी कि जो कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी विलयन में आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि उनके ऊपर चार्ज उत्पन्न किन किन कारणों के द्वारा होता है। तो पहला जो कारक आता है, पहले कारण की अगर हम बात करें तो पहला आता है घर्षण वैद्युतीकरण। घर्षण विद्युतीकरण की अगर हम बात करें तो जो कोलोइडी विलयन होता है, कोलोइडी विलयन की अगर हम बात करें, हम जानते हैं दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरी होती है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, परिक्षेपण माध्यम, और दूसरा क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कोलोइडी विलयन का निर्माण करते हैं, कोलोइड का निर्माण करते हैं। ये विलयन में कम मात्रा में होता है और ये अधिक मात्रा में होता है। ये सब बातें हम जानते हैं, पीछे के पार्टों में हमने अध्ययन किया है। तो घर्षण विद्युतीकरण की अगर हम बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण और परिक्षेपण माध्यम के कण विलयन में होते हैं, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, घर्षण होगा, घर्षण के कारण क्या हो जाता है, इनके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो पहला जो कारक था, पहला कारक समझ में आया होगा, घर्षण वैद्युतीकरण, कि भाई परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं ये आपस में टकराते हैं, यानी कि इनके मध्य घर्षण होता है, तो घर्षण के कारण इनके ऊपर क्या हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। पहला कारक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दूसरे कारक की अगर हम बात करें तो दूसरा कारक आता है हमारे पास में पृष्ठीय अणुओं के विघटन के द्वारा। तो सेकंड कारक आता है हमारे पास में आवेश उत्पत्ति का पृष्ठीय अणुओं के विघटन के द्वारा। पृष्ठीय अणुओं के विघटन के द्वारा की अगर हम बात करें तो पीछे साबुन या मिसेलीकरण की क्रियाविधि पढ़ी है हमने, यदि ध्यान हो तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था सोडियम स्टीयरेट का, कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COO एंड साबुन है
सोडियम स्टीयरेट नाम है इसका, जो रासायनिक नाम की अगर हम बात करें, तो साबुन का जो जलीय विलयन है, जैसे ही जलीय विलयन में टूटेगा आयनों के रूप में टूटता है। तो इसमें क्या होता है, आयनों के रूप में टूटेगा तो किस प्रकार से टूटता है, एक तो आयनिक भाग के रूप में और दूसरा अनायनिक भाग के रूप में। यानी किस तरीके से, कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 COO माइनस के रूप में और दूसरा Na प्लस के रूप में आवेश उत्पन्न हुआ कि नहीं। इस भाग को तो हम क्या बोलते हैं, अनायनिक भाग। और दूसरे वालों को क्या बोलते हैं, आयनिक भाग, जिसको हम सिर भी बोलते थे, हेड भी। और अनायनिक भाग को क्या बोलते थे, पूंछ बोलते थे। ये जल स्नेही भाग है और ये क्या है, जल विरोधी भाग है। नीचे पढ़ा था हमने, जल स्नेही भाग और ये क्या था, जल विरोधी। तो साबुन का पृष्ठीय अणुओं के विघटन के द्वारा की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एक साबुन का अणु है, पृष्ठ के जो अणु है उनका क्या हुआ है, विघटन हुआ। विघटन के दौरान क्या हुआ, एक अनायनिक भाग और दूसरा आयनिक भाग। आयनिक भाग क्या होता है, साबुन जैसे ही जल में घुलती है, जलीय विलयन में घुलता है, तो आयनिक जो भाग होता है ये तो घुल करके विलयन में चला जाता है। उसके बाद में बाकी कौन सा भाग बचा, अनायनिक भाग बचा। अभी अनायनिक भाग जो है, इसके जो अणु होंगे वो आपस में क्या होंगे, संगुणित होंगे। संगुणित होकर के किसका निर्माण करते हैं, कोलोइडी सोल का निर्माण करते हैं। यानी कोलोइडी विलयन का क्या कर लेते हैं, कोलोइडी सॉल्यूशन का निर्माण कर लेते हैं। तो आवेश उत्पन्न हो गया, दूसरा कारक समझ में आ गया होगा, पृष्ठीय अणुओं के विघटन के द्वारा। उसके बाद में तीसरा जो कारक आता है, वीडियो को पॉज करके आप रिएक्शन नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरा जो कारण आता है कि भी आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो तीसरा आता है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण की बात करें, यानी कि वर्णात्मक पढ़ा था हमने, चयनात्मकता का गुण। तो आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण की अगर हम बात करें, कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयन में जो कणों की सतह है, कणों की सतह पर विलयन में उपस्थित आयनों को अधिशोषित करने की, अधिशोषण का क्या पाया जाता है, उनके ऊपर गुण पाया जाता है। दोबारा से सुनिएगा, कोलोइडी जो विलयन है, कोलोइडी विलयन में जो कण पाए जाएंगे, उन कणों की सतह पर विलयन में जो अन्य आयन है उनको अधिशोषित करने का गुण पाया जाता है। यानी कि जो कोलोइडी विलयन में जो कण है उन पर अन्य जो आयन है वो क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं, यानी अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। भाई जाहिर सी बात है, जो अधिशोषण का जो सर्वाधिक गुण पाया जाता है कोलोइडी विलयन में पाया जाता है। तो जो कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी विलयन में कण भी पाए जाएंगे, कण के अलावा अन्य आयन भी पाए जाएंगे। तो जो कण पाए जा रहे हैं उन कण की सतह पर अन्य आयनों का क्या होता है, अधिशोषण होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में जो अधिशोषण की प्रक्रिया होगी, कोलोइडी कण विलयन में से केवल उन्हीं कणों का अधिशोषण करेंगे जो उनके निजी जालक से क्या होंगे, उभयनिष्ठ होते हैं। बात समझ में आई होगी। भाई कोलोइडी विलयन है, कण पाए जा रहे हैं, उन पर अधिशोषण होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन जो कण जिनके ऊपर अधिशोषण हो रहा है वे आयनों में से उन्हीं आयनों का अधिशोषण करेंगे, विलयन में से उन्हीं आयनों को सेलेक्ट करेंगे अधिशोषित होने के लिए जो उनके निजी जालक से क्या होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे हम एग्जाम्पल लेते हैं फेरिक क्लोराइड का। तो पहला जो एग्जाम्पल आता है हमारे पास में फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड है FeCl3। इसका जल अपघटन होता है, तो जल अपघटन के दौरान किसका निर्माण होता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो 3 जल के अणु लेते हैं, HOH लिख सकते हैं या फिर H2O के रूप में, यहाँ पे H+ के रूप में, OH- के रूप में। तो इसकी अगर हम बात करें, आयरन की संयोजकता +3 होती है, OH कितने अपने पास 3 है, -3 संयोजकता। तो दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे? FeOH का होल थ्राइस, Cl की -1 संयोजकता, तो 3 Cl है, 3 ही हाइड्रोजन यानी कि H आयन है, तो क्या बना लेंगे? 3HCl। तो फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन हुआ, जल अपघटन के दौरान किसका निर्माण हुआ? फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। अब इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में जो आयन है, आयरन आयन है, किस रूप में है? Fe+3 के रूप में अधिशोषित है। तो Fe+3 के रूप में अधिशोषित होने के कारण जो ये कोलोइडी विलयन जो बना है, एक ऐसा कोलोइडी विलयन बन गया, धनावेशित कोलोइडी विलयन बन गया। यानी कि इस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, इनमें किन आयनों का अधिशोषण हुआ? Fe+3 आयनों का क्या होता है? अधिशोषण होता है। इस कारण ये जो कोलोइडी विलयन बना वो कैसा बना? धनावेशित कोलोइडी विलयन बना। इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। FeCl3 है, किस प्रकार से टूटेगा आयनों के रूप में अगर हम बात करें तो आयरन है, +3 संयोजकता के रूप में है यहाँ पे Fe+3 और Cl की संयोजकता -1। कितने Cl है? 3 Cl-। इस रूप में अब ये जो Fe आयन है हाइड्रोक्साइड आयन पर किस रूप में अधिशोषित होगा? धनात्मक आयन के रूप में अधिशोषित होगा। धनात्मक के रूप में होगा तो कोलोइडी विलयन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? धनात्मक चार्ज आएगा। तो FeOH का होल थ्राइस प्लस में Fe+3। इसमें जो Fe आयन है किस रूप में अधिशोषित होगा? Fe+3 आयन के रूप में। तो क्या बना यहाँ पे? आयन के रूप में अधिशोषण हो रहा है इसके ऊपर, तो इसको डैश के द्वारा दर्शा दें या फिर क्या लगा दें हम यहाँ पे इस तरीके से ओब्लिक लगा करके Fe+3। कैसा कोलोइडी विलयन बना? धनात्मक कोलोइडी विलयन बन गया। पहला आयनों का जो वर्णात्मक अधिशोषण है ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल भी फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड के जल अपघटन से बने क्या बना है? फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन बना है। फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन में जो Fe+3 है ये आयन के रूप में क्या होता है? जो आयरन है वो Fe+3 आयन के रूप में अधिशोषित होता है और किस प्रकार का कोलोइडी विलयन बनाता है? धनावेशित कोलोइडी विलयन का निर्माण करता है। यानी कि कोलोइडी विलयन के ऊपर क्या आ गया? चार्ज उत्पन्न हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल आता है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इस एग्जाम्पल को उतार सकते हैं, इन दोनों को, या फिर तीनों को उतार सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, किसके बारे में? सिल्वर नाइट्रेट का जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं, उसको शॉर्ट में समझें। चलिए, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। इसमें हम क्या डाल दें? पोटेशियम आयोडाइड का आधिक्य मिला दें, यानी पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड मिला लेंगे तो यहाँ पे सिल्वर जो आयन है Ag+ के रूप में, आयोडाइड -1 के रूप में, तो इसका क्या कर लेता है? अधिशोषण कर लेता है। तो क्या बना? AgI बना। इसमें अधिशोषण किसका हुआ है? आयोडाइड आयन का हुआ है। किसके रूप में? माइनस के रूप में। या तो इसको इस तरीके से फैला करके लिख सकते हैं, खोल करके लिख सकते हैं, फिर शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो ये कोलोइडी जो विलयन बना है, कैसा कोलोइडी विलयन बना है? आयोडाइड माइनस के रूप में, यानी कि क्या है? अधातु है। तो कैसा कोलोइडी विलयन बना है? यहाँ पर ऋणावेशित कोलोइड बना है। और
जो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे पोटेशियम +1 नाइट्रेट है, तो पोटेशियम नाइट्रेट। तो दूसरी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये जो सिल्वर आयोडाइड है, इसमें जो आयन अधिशोषित हुआ है, क्या हुआ है, आयोडाइड आयन के रूप में क्या हुआ है, इसमें अधिशोषण हुआ है। वही सिल्वर जो आयोडाइड है ये तो क्या है, कोलोइडी विलयन है, और इस कोलोइडी विलयन के जो कण हैं उन कणों पर किसका अधिशोषण हुआ है, आयोडाइड माइनस आयन का क्या हुआ है, अधिशोषण हुआ है। विलयन के अंदर हो रही है प्रक्रिया। तो उसके बाद में दूसरी अगर हम बात करें, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, इसको भी पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नंबर 3, आर्सेनिक ऑक्साइड है AS2O3। आर्सेनिक ऑक्साइड है, इसके विलयन में क्या कर दें हम, H2S गैस प्रवाहित कर दें। H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका भी जो कोलोइडी जो विलयन होगा, भाई सल्फर है, नेगेटिव आयन है, यहाँ पे अधातु है, तो इस पर क्या होगा, आर्सेनिक के ऊपर अधिशोषित हो जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड के रूप में। कोलोइडी विलयन कैसा बना, ऋणात्मक कोलोइडी विलयन बना, यानी कि चार्ज कैसा आ गया, ऋणात्मक चार्ज आ गया। तो इस रिएक्शन को भी देखते हैं। आर्सेनिक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें, 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने, 3 ऑक्सीजन है, तो क्या बना, जल के कितने अणु बन गए, 3 जल के अणु बन गए। बाकी जो आर्सेनिक है, सल्फर के 3 अणु है, क्या बना, AS2S3। आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडी विलयन बन गया, लेकिन अधिशोषण किसका होगा, इस पर सल्फर माइनस सल्फाइड आयन का अधिशोषण होगा। चार्ज कैसा आया, ऋणात्मक कोलोइडी विलयन कैसा बना, ऋणात्मक कोलोइडी विलयन बन। तीसरा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यदि अगर हम बात करें, एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडी विलयन होता है वो भी कैसा होता है, धनात्मक कोलोइडी विलयन होता है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बारे में जो हमारे पास में तीसरा चौथा एग्जाम्पल आता है उसकी बात करते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया करवा दें एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, AlCl3 के साथ में। इसकी अगर हम बात करें, AlCl3 के साथ क्रिया करवा देते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो वैद्युत अपघट्य है वो AlCl3 के जो Al+3 आयन है, वैद्युत अपघट्य क्या है, AlCl3 का जो Al+3 जो आयन है, ये क्या कर देता है, इनको अधिशोषण कर लेता है, और जो कोलोइडी विलयन बनता है वो कैसा बनता है, धनावेशित कोलोइडी विलयन बनता है। रिएक्शन देखते हैं। एल्युमिनियम की जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया किसके साथ में करवा दी, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं, तो क्या होगा, इसमें एल्युमिनियम है AlOH का होल थ्राइस है, उसके बाद में वैद्युत अपघट्य है, किस रूप में अधिशोषित होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर जो धनात्मक के रूप में, धनावेशित के रूप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आयनों के रूप में अधिशोषित होगा, +3 के रूप में, और जो Cl है ये माइनस के रूप में। लेकिन जो एक कोलोइडी विलयन बनेगा, तीर का निशान लगा लेना बीच में, जो कोलोइडी विलयन बनेगा, एक ऐसा कोलोइडी विलयन बनेगा, धनात्मक कोलोइडी विलयन बनेगा। चौथा एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडी विलयन होता है वो कैसा होता है, धनावेशित कोलोइडी विलयन होता है, क्योंकि जो वैद्युत अपघट्य हमने डाला है एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका Al+3 आयन है, एल्युमिनियम आयन है, इसका क्या हो जाता है,
अधिशोषण हो जाता है। इस कारण जो कोलोइडी विलयन बनता है वो कैसा बनता है? धनात्मक कोलोइडी विलयन बनता है। तो ये था आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। उसके बाद में इसी के अंतर्गत जो आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण है, इसी के अंतर्गत हम 2-3 बातें और पढ़ेंगे। एक तो आता है वैद्युत स्तर, उसके बाद में एक आता है प्राथमिक वैद्युत स्तर, दूसरा आता है द्वितीयक वैद्युत स्तर, और एक आता है जीटा विभव। ये इसी टॉपिक के अंतर्गत है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण के बाद। प्राथमिक वैद्युत स्तर को स्थिर वैद्युत स्तर भी बोलते हैं, और इसको द्वितीयक वैद्युत स्तर को गतिशील वैद्युत स्तर। अब ये होते क्या हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। भाई शुरुआत में हमने पढ़ा है कि कोलोइडी कण है, कोलोइडी कणों की सतह पर क्या होता है? विलयन में अन्य आयनों का क्या होता है? अधिशोषण होता है। कोलोइडी विलयन है, कोलोइडी कण है। कोलोइडी कण किसमें पाए जाएंगे? विलयन में पाए जाएंगे। तो विलयन में जो बाकी के जो अन्य आयन है वो कोलोइडी कणों पर क्या होंगे? अधिशोषित होंगे। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया है उस स्तर को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत स्तर बोलते हैं। अधिशोषण होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत स्तर बोलते हैं। उसके बाद में जो कोलोइडी कण है, कोलोइडी कण की जो सतह है उस पर जो आयन अधिशोषित होंगे एक सतह के रूप में, एक लेयर के रूप में क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत स्तर, प्राथमिक वैद्युत स्तर या स्थिर वैद्युत स्तर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये आयन है एक परत के रूप में जमा हो रहे हैं। इनको मिटा देता हूं मैं, चित्र के द्वारा समझते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन है, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन की अगर हम बात करें, इसमें क्या डाल रहे हैं हम? FeCl3 के द्वारा बना था ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो कोलाइडी कणों की सतह पर अधिशोषित आयन वैद्युत स्तर या फिर सतह के रूप में होते हैं तथा स्थिर रहते हैं। कोलोइडी जो कण है, कोलोइडी कण की सतह पर आयन एक वैद्युत स्तर या सतह के रूप में अधिशोषित रहते हैं, और इस वैद्युत स्तर या सतह को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक वैद्युत स्तर या स्थिर वैद्युत स्तर। क्योंकि ये जो पहला जो स्तर बनता है वो स्थायी होता है, स्थिर होता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक वैद्युत स्तर या स्थिर वैद्युत स्तर कहते हैं। तो इसमें जो फेरिक हाइड्रोक्साइड था, इसकी सतह पर कौन अधिशोषित हुआ था? पीछे की रिएक्शन हमने पढ़ी है भाई, FeCl3 है, क्रिया तो जल अपघटन करवाने के बाद में क्या बना था? फेरिक हाइड्रोक्साइड बना था। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो विलयन है, Fe+3 आयन अधिशोषित हुए थे। अधिशोषित होने के बाद में क्या बना था? फेरिक हाइड्रोक्साइड और Fe+3 आयन इस रूप में अधिशोषित होते हैं। तो ये जो अधिशोषण हुआ किस रूप में हुआ? प्राथमिक वैद्युत स्तर के रूप में अधिशोषण हुआ, यानी कि जो ये सतह बनी कैसी बनी? प्राथमिक वैद्युत स्तर वाली बनी। और ये जो सतह बनती है कैसी होती है? स्थिर होती है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत स्तर बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आयन है, इनको क्या करवा देता हूं मैं? अधिशोषित करवा देता हूं। ये तो क्या हो गई? प्राथमिक वैद्युत स्तर हो गया। अब ये जो प्राथमिक वैद्युत स्तर है, थोड़ा ठीक बना देता हूं इसको।
ये जो प्राथमिक वैद्युत स्तर है, प्राथमिक वैद्युत स्तर के चारों ओर एक दूसरी सतह पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक वैद्युत स्तर। फेरिक हाइड्रोक्साइड विलयन है, इसकी सतह पर पहला जो वैद्युत स्तर बना वो कैसा होता है, स्थायी होता है, स्थिर होता है, यानी कि गति नहीं करता है। अब ये जो प्राथमिक वैद्युत स्तर है, इस प्राथमिक वैद्युत स्तर के भी चारों ओर दूसरा वैद्युत स्तर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक वैद्युत स्तर। तो दूसरा क्या बचा, Cl माइनस बचा। तो ये Cl माइनस इस रूप में अधिशोषित रहता है। और ये जो दूसरा वैद्युत स्तर बना ये कैसा होता है, गतिशील होता है, यानी कि अस्थिर होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक वैद्युत स्तर या फिर गतिशील वैद्युत स्तर कहा जाता है। तो इस चित्र की अगर हम बात करें, ये तो क्या बना, प्राथमिक वैद्युत स्तर। ये जो पहली जो आयरन की जो लेयर है ये अधिशोषित है, ये वाली, ये क्या है, प्राथमिक वैद्युत स्तर। उसके बाद में जो दूसरी परत बनी है ये स्थिर भी है, स्थिर वैद्युत स्तर। दो नाम हो गए। छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है कि भाई प्राथमिक वैद्युत स्तर किसे कहेंगे और द्वितीयक वैद्युत स्तर किसे कहेंगे। तो जो कोलॉइडी कण है, कोलॉइडी कण की सतह पर जो स्थायी आयन है, एक वैद्युत सतह या वैद्युत स्तर बनता है जो स्थायी होता है, उसको तो प्राथमिक वैद्युत स्तर। और प्राथमिक वैद्युत स्तर के चारों ओर दूसरा वैद्युत स्तर बनता है जो गतिशील होता है, अस्थायी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वैद्युत स्तर। तो ये क्या है, दूसरा वाला जो ये डैश डैश करके बनाया है ये द्वितीयक वैद्युत स्तर। या गतिशील वैद्युत स्तर, अस्थायी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता रहता है, गमन करता रहता है, गति करता रहता है। उसके बाद में बाकी बचा हमारे पास में जीटा विभव। जीटा विभव किसे कहेंगे, प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर के बीच विभव। प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर का जो विभव है उनका जो अंतर है वही क्या कहलाता है, जीटा विभव कहलाता है। जीटा विभव किसे कहेंगे, प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर के विभवों का जो अंतर है उसे हम क्या कहते हैं, जीटा विभव कहते हैं। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर दोनों के ऊपर जो चार्ज पाया जाएगा, आवेश पाया जाएगा, वो आवेश कैसा पाया जाएगा, एक दूसरे के विपरीत पाया जाएगा। जैसे वे जो प्राथमिक वैद्युत स्तर यहाँ पर कैसा है, धनात्मक है, तो द्वितीयक वैद्युत स्तर कैसा पाया जाएगा, ऋणात्मक पाया जाएगा। या फिर प्राथमिक वैद्युत स्तर यदि ऋणात्मक है तो द्वितीयक वैद्युत स्तर कैसा पाया जाएगा, धनात्मक पाया जाएगा। लेकिन जो चार्ज होंगे एक दूसरे के कैसे होंगे, विपरीत, लेकिन आवेश कैसा होगा, मात्रा में समान होगा। भाई जैसे प्राथमिक वैद्युत स्तर में जो धनायन है 2 पाए जा रहे हैं, तो ऋणायन द्वितीयक वैद्युत स्तर में जो ऋणायन पाए जाएंगे वो भी कितने ही पाए जाएंगे, 2 ही पाए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक वैद्युत स्तर और द्वितीयक वैद्युत स्तर, इन दोनों के मध्य जो आवेश पाया जाता है वो मात्रा में तो कैसा होता है, समान, लेकिन एक दूसरे के कैसा होता है, विपरीत होता है। तो ये था हमारे पास में आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे वैद्युत कण संचलन के बारे में। तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं वीडियो के
नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे वैद्युत कण संचलन के बारे में। थैंक यू।